Hi everyone, welcome to Swasti, the best place to begin your journey towards Labasana. मैं सरिता आज स्पेक्ट्रम बुक के चैप्टर 4 दैट इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का पार्ट 1 कंप्लीट करूंगी। भारत माता के क्या हालात थे जब ब्रिटिश ने कॉन्कर किया। अगर हम देखें 18th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट मतलब 1700 से लेके 1750 तक, इस समय ने जो है वो माइटी मुगल्स जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज रूल किया था उसका पतन होते हुए देखा है। माना जाता है कि औरंगजेब जिन्होंने रूल किया था 1658 से लेकर 1707 तक, उन्हीं के पीरियड में जो है वो मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है एंड फिर ये माइटी एम्पायर की नींव ऐसे डगमगा जाती है कि उससे संभालना मुश्किल हो जाता है। एंड जो रूलर्स आए थे फिर, चाहे वो रफ़ी उद दराज़त जिन्होंने कुछ महीने रूल किया या फिर जो है मोहम्मद शाह जिन्होंने 29 ईयर्स रूल किया, कोई भी एम्पायरल फॉर्चून्स को रिवाइव नहीं कर पाया। इनफैक्ट मोहम्मद शाह के टाइम पे इंडिपेंडेंट किंगडम्स जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब एस्टेब्लिश हो चुके थे। जो लोकल चिफ्स थे वो अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना रहे थे एंड मराठास जो है उनको विश्वास हो चुका था कि अब जो है सत्ता उनकी है। लेट्स सी कि मुगल्स की जो डिक्लाइन है वो किस तरह से होती है, मुगल्स के आगे जो है वो चैलेंजेस क्या थे। मुगल्स के आगे जो चैलेंजेस थे उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 102 क्लासेस। वन इज एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड अनदर इज इंटरनल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस जो थे वो कैसे थे? एक्सटर्नल चैलेंजेस फर्स्ट, एंड सेकेंड इज इंटरनल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस जो थे वो किस फॉर्म में थे? तो वो थे इन्वर्जन, सेवरल इन्वर्जन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। एंड इंटरनल चैलेंजेस जो थे वो किस फॉर्म में थे? तो वो इनकॉम्पिटेंट रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। तो इसी को हम इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होते हो तो आप पे हर कोई अटैक करता है एंड बाहर से जो अटैक करना आसान हो जाता है। एंड सेम चीज़ जो है वो मुगल्स के साथ हुई। मुगल्स पे जो है वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से अटैक हो रहे थे। तो हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि ये कौन सा बॉर्डर था जहाँ से अटैक हो रहा था। ये मैप है मुगल एम्पायर का फ्रॉम 1539 टू 1707, मतलब औरंगजेब के डेथ तक का। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखते हो तो इंडस रिवर है, वहाँ से अटैक कर रहे थे अफगानिस्तान, ईरान से ईरानीज दुरानीज मुगल एम्पायर पे। सिर्फ अटैक नहीं बट कैप्चर भी किए काबुल, लाहौर टू द वेस्ट ऑफ इंडस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से जो है वो मुगल्स पे अटैक हो रहे थे, एक्सटर्नल अटैक्स। लेट्स सी किसने किसने वो अटैक्स किए थे। एक्सटर्नल चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। फर्स्ट अगर हम देखें तो किसने किया था, तो वो थे नादिर शाह। ऑलराइट, नादिर शाह कौन थे? तो नादिर शाह जो है वो थे पर्सियन एम्परर। फर्स्ट पॉइंट इज नादिर शाह वाज पर्सियन एम्परर। कब अटैक किया भारत पे? तो 1738-39 में। एंड जब ये अटैक किया तो इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया लाहौर को। ही कैप्चर्ड लाहौर and defeated Mughal army in the battle of करनाल। कब हुआ ये बैटल? तो 13th of Feb 1739 में, जहां पे मुगल आर्मी को कोई बाहर से आके डिफीट कर चुका था। एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, जो नादिर शाह है इन्होंने कैप्चर किया था मोहम्मद शाह को। तो ये मोहम्मद शाह जिन्हें रंगीला भी कहा जाता है, उनके टाइम की घटना है। कैप्चर्ड मोहम्मद शाह एंड दिल्ली को जो है वो लूटा एंड डिवेस्टेटेड। दिल्ली वाज लूटेड एंड डिवेस्टेटेड। ना सिर्फ जो पिकॉक थ्रोन था, कोहिनूर डायमंड था, उसके अलावा जो है वो 70 करोड़ रुपीस यहाँ से लूटे गए थे। एंड he secured strategically important लोकेशंस जो थे ना, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो मुगल टेरिटरीज थी, जैसे कि इंक्लूडिंग काबुल, जो कहाँ पे थी, वेस्ट ऑफ इंडस। तो अब जब आप वहाँ पे आपके जो है वो टेरिटोरीज नहीं रह गए हैं तो इंडिया पे अटैक करना नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से अब और भी आसान हो चुका था। एंड ये जो है नादिर शाह, ही डाइड इन 1747।
नादिर शाह जो है वो एम्परर भी बने थे 57 दिन के लिए, सिर्फ 57 दिन के लिए, लेकिन इनके रूल के बाद जो आफ्टर इफेक्ट हुआ था वो ये था कि रेदर देन निगोशिएशंस, प्लंडरिंग जो है वो एक इफेक्टिव टूल हो चुका था वेल्दी सेंटर्स बनाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नादिर शाह, जिन्होंने जो है वो इंडिया पे जो अटैक किए फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर 1738-39 में, लाहौर कैप्चर किया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरीज जो थी इंक्लूडिंग काबुल वो उन्होंने अपने अंडर ले ली, एंड जो है वो मोहम्मद शाह को भी कैप्चर किया, दिल्ली वॉज लूटेड, एंड बैटल ऑफ करनाल में जो है जो 13 फेब 1739 में हुआ उसमें मुगल आर्मी को डिफीट करते हैं। इनके बाद आते हैं अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट इज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है वो कई बार भारत पर अटैक करते हैं 1748 से लेके 1767 के बीच, एंड ये जो थे अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, ये सक्सेसर थे नादिर शाह के। तो उनकी डेथ के बाद ये आ जाते हैं एंड यहाँ पर इंडिया पे अटैक करते हैं सेवरल टाइम्स इन बिटवीन 1740 टू 1767। अब होता क्या है कि इतना परेशान करते मुगल्स को कि मुगल्स इवन इन 1751-52 में इनको पंजाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो आप समझ सकते हो कि मुगल्स कितने परेशान हो चुके थे इन लोगों से। 1757 में क्या होता है कि अहमद शाह जो अब्दाली है वो दिल्ली कैप्चर करते हैं, एंड यहाँ पर जो है एक अफगान केयरटेकर को छोड़ के चले जाते हैं। अब अफगान केयरटेकर को छोड़ के जाते हैं, एंड ऑल्सो जो आलमगीर टू थे उनको एज ए मुगल एम्परर जो है, मुगल एम्परर किनको रिकॉग्नाइज करके जाते हैं, आलमगीर टू, एंड यहाँ पर जो है वो मीर बख्शी बना के जाते हैं ये रोहिल्ला चीफ नजीबुद्दौला, जो इनके सुप्रीम एजेंट थे। तो ये हालात में जो है वो दिल्ली को कैप्चर करते, वहाँ पर जो भी पोजीशंस थी उनको फिल करके चले जाते हैं फिर से। अब होता क्या है कि मराठास को चांस मिलता है, जिनको विश्वास था कि सत्ता उनकी होनी है, तो वो क्या करते हैं, मराठास अटैक करते हैं 1758 में दिल्ली पे, और वो क्या करते हैं, नजीबुद्दौला को एक्सपेल कर देते फ्रॉम दिल्ली। ये किनके अंडर होता है, तो रघुनाथ राव, एंड ऑल्सो ना सिर्फ इनको एक्सपेल करते हैं बट ऑल्सो पंजाब कैप्चर कर लेते हैं। अब ये होने के बाद अहमद शाह अब्दाली को अच्छा तो नहीं लगेगा, तो वो फिर से आते हैं 1759 में, एंड यहाँ पर आकर क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, एंड ये जीत जाते हैं, मराठास जो है हार जाते हैं, एंड ये फाइनल ब्लॉ था मराठास की जो एम्बिशंस थे टू रूल ओवर द इंडिया, यहाँ पर जो है वो मराठास के पूरे एम्बिशंस टूट जाते हैं। सो 1759 में जो है वो फिर से आते हैं, एंड ये बैटल ऑफ पानीपत होता है थर्ड 1761 में, एंड लास्ट जो इन्वेजन था वो 1767 में था। सो दिस इज ऑल अबाउट अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बारे में, जिन्होंने इतना परेशान किया था मुगल्स को, सेवरल टाइम्स अटैक किए थे, एंड उन्होंने जो है वो मराठास के एम्बिशंस को भी वहाँ पर तोड़ दिया था। सो दिस इज एक्सटर्नल चैलेंजेस, दैट इज इन्वेजन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, एंड अब हम जो है वो इंटरनल चैलेंजेस देख लेते हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस में सिर्फ आपको जो है वो नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली दो ही चीज़ें करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस हमने क्या क्या कहा था, किस फॉर्म में है, तो इनकॉम्पिटेंट रूलर्स के फॉर्म में। एंड ये क्या था, इन्वर्जन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। सो एक माँ होती है और एक बच्चा जो कहाँ रह रहे हैं, आगरा में ताजमहल के पास रहते हैं, और वहाँ पे एक शेर आया है।
तो माँ क्या कहती है, ज़्यादा बहादुर ना बन, जा अंदर, सियार आया है तो जाके दरवाज़ा लगा लेना दौलत वाले कमरे में बंद होके, और अपने साथ किसे ले जा, मोहम्मद और अहमद को भी ले जा, क्योंकि गिर का जो राजा है वो शाहजहाँ के ताजमहल तक तो पहुँच ही गया है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आलम जो है, मतलब माहौल जो है वो बहुत खतरनाक है। सो बच्चा क्या कहता है कि माँ एक बारी तो मुझे जो है वो बहादुर बनने दो। तो ये जो मैंने अभी कहा वो क्या है, लिस्ट ऑफ रूलर्स है आफ्टर औरंगजेब टिल 1857। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और हमें याद भी रह जाएगा। सो कौन से रूलर्स है, क्या कहती है माँ, ज्यादा बहादुर ना बन, तो बहादुर शाह 1। फिर क्या कहती है, जा अंदर, तो जा अंदर शाह, ओके। फिर क्या कहती है माँ, सियार आया है, तो फारूक सियार। देन दरवाजा बंद कर लेना, तो रफी उद दराजत, किस कमरे में जाके, दौलत वाले में, तो रफी उद दौलत, रफी उद दौला, सॉरी रफी उद दौला। किसे ले जाना अपने साथ, मोहम्मद और अहमद को, तो मोहम्मद शाह अहमद शाह। क्योंकि कौन आया है, गिर का राजा, आलम गिर का राजा आया है। कहाँ पहुंच गया है वो, शाहजहां के ताजमहल में, शाहजहां 3। तो आलम जो है वो बहुत ही कैसा है, खतरनाक है, आलम शाह 2। फिर क्या कहता है वो बच्चा, क्या कहता है, एक बारी तो अकबर 2, क्या बनने दो मुझे, बहादुर, तो बहादुर शाह 2। तो ये है कंप्लीट लिस्ट उन रूलर्स की औरंगजेब के बाद। तो हम एक बार कोड देख लेते, क्या है, ज्यादा बहादुर ना बन, जा अंदर, क्यों, क्योंकि क्या है, सियार आया है, और दरवाजा बंद कर लेना, कौन से रूम में जाके, दौलत वाले रूम में जाके, क्यों, और अपने साथ किसे किसे ले जाना, तो मोहम्मद अहमद को, क्योंकि गिर का जो राजा है वो आया है और वो कहाँ पहुंच गया है, शाहजहां के ताजमहल में पहुंच चुका है। तो आलम जो है वो बहुत खतरनाक है। तो बच्चा कहता है, माँ एक बारी अकबर, एक बारी क्या बनने दो मुझे, बहादुर बनने दो। तो ये जो है वो कंप्लीट लिस्ट हो गई हमारी। अब हम इन डिटेल देख लेते हैं ये इनकॉम्पिटेंट रूलर्स जो है कैसे, जो डगमगाया हुआ एम्पायर था, मतलब वैसे तो औरंगजेब के समय ही स्टार्ट हो गया था डिक्लाइन, बट फिर भी इन हालातों में भी नहीं था कि उसे संभाला ना जा सके। अगर वहाँ पे कॉम्पिटेंट रूलर्स होते तो मुगल एम्पायर का पतन कभी नहीं होता, बट ऑल ऑफ देम वर इनकॉम्पिटेंट। सो हम अब इन डिटेल देख लेते हैं एक एक रूलर को, जितने भी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट रूलर दैट इज बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है कब से कब तक, 709 से लेके 1712 से लेके 1712, क्योंकि 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की डेथ होती है, तो 2 साल तक जो है वॉर ऑफ सक्सेशन चला। एंड उसके बाद जो है वो बहादुर शाह अपने 2 भाइयों को, कौन कौन थे, मोहम्मद आजम एंड काम बख्श, इन दोनों को मार के वॉर ऑफ सक्सेशन जीत के जो है क्या बनते हैं, मुगल एम्परर बनते हैं, जिनका रियल नेम क्या था, मुआजम। इन्होंने, बहादुर शाह ने ओवरऑल जो है वो पैसिफिक पॉलिसी अपनाई थी, चाहे फिर वो जाट्स हो या फिर राजपूत हो। राजपूत जो चीफ थे, जो भी राजपूत थे उनको वहाँ पर उनको चीफ रिकॉग्नाइज किया था उनके रेस्पेक्टिव स्टेट में। जो मराठास थे उनमें जो प्रिंस शाहू थे उनको रिलीज कर दिया था फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी। बट जो बंदा बहादुर थे पंजाब में, जो एक सिख लीडर थे,
उनके अगेंस्ट इन्होंने एक्शन लिया था बिकॉज वो जो है वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर मुस्लिम्स को परेशान कर रहे थे पंजाब में। सो दिस इज ऑल अबाउट बहादुर शाह। बहादुर शाह का रियल नेम मुआज़म था। 2 साल तक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ और ये प्रिंस थे 63 ईयर ओल्ड। मतलब इन 63 ईयर में जो है ये आके क्या बनते हैं, एम्परर बनते हैं। और इनकी डेथ जो है वो 1712 में हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बहादुर शाह। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जहांगीर शाह। जहांगीर शाह जो है मार्च 1712 से लेके फेब 1713 तक इन्होंने जो है वो रूल किया है। तो जहांगीर शाह के बारे में सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो जहांगीर शाह जो है वो किन की हेल्प से बने थे, तो जुल्फिकार खान की हेल्प से जो है ये एम्परर बने थे। तो इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देंगे वो इन रिटर्न। तो पीएम इनको बना लिया अपना प्राइम मिनिस्टर। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए इन्होंने जो है वो इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एंड अदर पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज जजिया, जो टैक्स लगाया जाता था हिंदू पिलग्रिमेजेस, मतलब अदर देन मुस्लिम्स, उन पे जो है वो टैक्स लगाया जाता था जजिया, तो उसको हटाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सीआर। कौन है सीआर? तो फारूक सीआर। 1713 से 1719 तक। फारूक सियार जो है वो किन की हेल्प से बने थे, तो वो बने थे सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। सैयद ब्रदर्स जिनमें है अब्दुल्ला खान, इन्हें क्या कहा जाता है, किंग मेकर्स, एंड हुसैन अली। सो इन्हें क्या कहा जाता था, सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स, बिकॉज वो डिसाइड करने लगे थे आगे जो है वो किसे कुर्सी पर बिठाना है। सो फारूक सियार भी इन्हीं की मदद से बने थे। एंड इनकी जो पॉलिसी थी वो कैसी थी, रिलीजन या रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी। और इसी के चलते इन्होंने जो है वो जजिया भी हटा दिया था। एंड ऑल्सो पिलग्रिमेज टैक्स जो था वो भी हटा दिया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सैयद ब्रदर्स एंड पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है, इन्होंने मिलके जो है दे किल्ड फारूक सियार। बेसिकली ब्लाइंड किया एंड देन किल्ड, ब्लाइंडेड एंड किल्ड। एंड ये पहली बार हुआ था जब नोबेल्स ने जो है वो क्या किया था, एक एम्परर को मार दिया था। सो दिस इज फारूक सियार। एंड वन पॉइंट इज 1717 में फारूक सियार ने क्या इशू किए थे, फरमान्स, जिसे क्या कहते हैं हम, कंपनीज मैग्ना कार्टा, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सो दिस इज ऑल अबाउट फारूक सियार। 1713 से 19 तक रूल करते हैं। सैयद ब्रदर्स ने बनाया और उन्होंने जो है इन्हें ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन थे, क्या था, बहादुर न बन जा अंदर, सियार आया है दरवाज़ा बंद कर लेना, राइट। तो रफ़ी उद दराजत, फोर्थ इज रफ़ी उद दराजत, दरवाज़ा बंद कर लेना। रफ़ी उद दराजत जो है इनका सिर्फ इतना सा है कि फेब से लेके जून 1719 में इन्होंने रूल किया है। एंड शॉर्टेस्ट पीरियड जो है ये मुगल एम्पायर रहे, मुगल एम्परर रहे, सॉरी। शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए जो मुगल एम्परर रहे थे वो कौन थे, रफ़ी उद दराजत, फ्रॉम फेब टू जून 1719। आई गेस इट इज 28 फेब टू 6th of June और समथिंग लाइक दैट। फिफ्थ अगर हम देखें तो कौन सा दरवाज़ा बंद करना है, दौलत वाला। तो रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला जो है वो जून से लेके सितंबर तक रहते 1719 में। इनको जो है वो किसने बनाया था, तो वो भी सैयद ब्रदर्स ही थे। सैयद ब्रदर्स जो है इन्होंने इनको टाइटल दिया शाहजहाँ टू का, शाहजहाँ टू। एंड ये एक ओपियम एडिक्ट थे बस। तो एम्परर जो थे वो क्या थे, ओपियम एडिक्ट थे। एंड यहाँ पे आई गेस इट इज 4 जून तक थे वो, एंड यहाँ पे है
6 जून टू 17 सितंबर। सो बेसिकली इतना ही है। रफ़ीउद्दौला में क्या है कि इनको किसने बनाया, किसने जो है वो शाहजहाँ 2 का टाइटल दिया, तो सैयद ब्रदर्स ने। एंड शाहजहाँ 2 का टाइटल किसको दिया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है मिडाइवल में अगर हम देखें तो। सो इट इज़ रफ़ीउद्दौला। एंड ये क्या थे, ओपियम एडिक्ट थे। अगर हम 6th के देखें तो क्या था, दरवाज़ा बंद कर लेना दौलत वाले कमरे में, किसके साथ जाके, मोहम्मद एंड अहमद। तो मोहम्मद शाह जिन्होंने 29 ईयर्स रूल किया। मोहम्मद शाह जो क्या थे, रोशन अख्तर, एक्चुअली इनका नेम क्या है, रोशन अख्तर। इन्होंने रूल किया 1719 से लेके 48। सो मोहम्मद शाह जो रोशन अख्तर है, आफ्टर दी रफ़ीउद्दौला, इनके बाद जो चॉइस थी सैयद ब्रदर्स की वो क्या थी, तो मोहम्मद शाह थी। तो इन्होंने जो है सैयद ब्रदर्स ने इनको टाइटल दिया मोहम्मद शाह का। एंड यहाँ पर उल्टा होता है, जो सैयद ब्रदर्स थे उनको कौन, मोहम्मद शाह विद द हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क याद आया कुछ आपको, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जहाँ पर क्या था 1748 में डेथ हो जाती है निज़ाम उल मुल्क, जो इंडिपेंडेंट फाउंडर थे हैदराबाद स्टेट के। ओके हम उसमें इन डिटेल नहीं जाएंगे, बट यस आपको अगर याद होगा, रिलेट करेंगे टॉपिक्स तो ऐसे ही याद हो जाती है चीज़ें। सो निज़ाम उल मुल्क के साथ मिलके क्या किया, मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। तो इनको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, तो इनको वजीर की पोजीशन मिली 1724 में। 1 मिनट, वजीर की पोजीशन मिली इनको 1724 में। एंड ऑल्सो इन्होंने जो है वो हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर्म किया। एंड इनको जो है मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला। रंगीला क्यों कहा जाता था, तो इनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 इंसिडेंट्स हुए इनके इसमें। 1737 मराठास इन्वेड करते दिल्ली में अंडर बाजीराव वन। मराठास इन्वेडेड दिल्ली अंडर बाजीराव वन। एंड 1739 में क्या होता है, बैटल ऑफ करनाल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। बैटल ऑफ करनाल में क्या होता है, जिसमें मुगल्स और नादिर शाह होते हैं। नादिर शाह की जीत होती है, मुगल्स आर्मी जो है वो डिफीट होती है। मुगल्स जो इसमें मोहम्मद शाह को कैप्चर भी किया जाता है। एंड नादिर शाह जो है वो अनेक्स कर लेते हैं एरियाज टू द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, जहाँ से अब अटैक करने इंडिया पे काफ़ी आसान हो जाता है, जो अभी हमने नादिर शाह के इसमें भी देखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है इनकी डेथ हो जाती है 1748 में। सो मोहम्मद शाह जो है उन्होंने सैयद ब्रदर्स को मरवाया था निज़ाम उल मुल्क के साथ मिलके। इनके टाइम पे बाजीराव वन ने अटैक किया था दिल्ली पे। इनके टाइम पे नादिर शाह ने जो है वो बैटल ऑफ करनाल में मुगल आर्मी को हराया था। सो मोहम्मद को अंदर लेके जाना, और किसे लेके जाना है साथ में, अहमद को। सो नेक्स्ट इज अहमद शाह। अहमद शाह जो है वो मोहम्मद शाह के बेटे थे। ये एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे 1748 टू 54। एंड इन्होंने जो है वो सारे स्टेट अफेयर्स किनको दे दिए थे, उद्धम बाई को, द क्वीन मदर, जिनको जो है वो क्या कहा जाता है, किबला आलम भी कहा जाता है। एंड ये जो है वो शी वॉज अ लेडी ऑफ पुअर इंटेलेक्ट। ये खुद इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि एक एम्पायर को चला सके, तो ये किस पे डिपेंड रहती थी, तो ये रहती थी जावेद खान पे। सो बेसिकली सिर्फ इतना सा है, अहमद शाह जो थे एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे जो डिपेंड थे अपनी मॉम पर, उद्धम भाई, एंड वो डिपेंड थे जावेद खान पे, जिनको जो है कुछ टाइटल्स भी दिए गए थे उद्धम भाई के कहने पर। 8th अगर हम बात करें तो क्या, मोहम्मद अहमद को लेकर अंदर जाओ, क्योंकि क्या आया है, गिर का राजा आया है। सो आलमगीर, आलमगीर टू। आलमगीर टू जो है 1754 टू 1758। आलमगीर टू जो है वो क्या थे, ग्रैंडसन थे। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ जहांगीर शाह, ग्रैंडसन ऑफ जहांगीर शाह।
एंड इन्होंने इनके टाइम पे दो इंसिडेंट होते हैं। एक होते हैं जब अहमद शाह अब्दाली जो है जनवरी 1757 पे अटैक करता है। एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो किसके बीच में हुआ था? इंग्लिश एंड बंगाल नवाब। 23 जून 1757। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आलमगीर टू के टाइम पे एक बैटल ऑफ प्लासी, एक अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन, एंड ये क्या थे? ग्रैंडसन ऑफ जहांगीर शाह। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है? गिर का राजा कहाँ पहुंच गया? शाहजहां के ताजमहल तक। सो शाहजहां 3 आएगा यहाँ पे फ्रॉम 1758 टू 59। फिर अगर हम बात करें 10 तो वो है शाहजहां के बाद क्या है? आलम जो है वो बहुत खतरनाक है। सो शाह आलम 2 फ्रॉम 1759 टू 1806। अब इनके टाइम पे जो है इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए, कुछ इंसिडेंट्स हुए, वो देख लेते हैं। फर्स्ट 1761 में क्या हुआ? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अभी हमने देखा था वो। 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। ऐसे डेट्स याद हो जाएंगे आपको। 1765 में, अगस्त 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो है वो रिसाइड कहाँ करते हैं? इलाहाबाद में करते हैं। एंड ये प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करते फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्या होता है कि फरमान से इशू करते ये कुछ शाह आलम, जिनमें क्या होता है कि वो ग्रांट करते हैं इन परपिचुएटी दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ कहाँ से? तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1772 में मराठास जो है वो इनको कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली, और वो वहाँ पर रहते हैं 1803 तक। बट देन क्या होता है 1803 में अगेन ये एक्सेप्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोटेक्शन। जब क्या होता है दौलत राव सिंधिया को डिफीट कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इसके बाद जो है, इस इंसिडेंट के बाद जो मुगल एम्परर्स थे वो क्या थे? बस मेयर पेंशनर्स, जिनको कंपनी सिर्फ पेंशन देके यहाँ पे रख रही थी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्या था? आलम कैसा है? बहुत खतरनाक है। तो बच्चा क्या कहता है वहां से? एक बारी तो बहादुर बनने दो। तो एक बारी इज एक अकबर। सो 11th इज अकबर 2 1806 टू 1837 तक। अकबर के इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। अकबर 2, एक तो जो टाइटल था राजा का, किसको? राजा टाइटल टू राम मोहन राय, वो किसने दिया था? तो वो अकबर ने दिया था। ये एक प्रीलिम्स या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड दूसरा क्या है कि जो मुगल कॉइन्स थे, जिन पे मुगल रूलर्स जो होते थे उनके नेम्स इम्प्रिंट होते थे, वो कॉइन्स जो है वो अब बंद हो चुके थे। इनके टाइम की बात है ये। 12th इज अब क्या? एक बार तो बहादुर बनने दो। तो बहादुर शाह 2 1837 टू 1857 तक ये रहते हैं। ही वॉज लास्ट मुगल एम्परर। एंड एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट किया गया था 1857 की क्रांति में इनको डिक्लेयर करने के लिए हिंदुस्तान का एम्परर, बट वो अनसक्सेसफुल था। देन इनको क्या किया गया था? रंगून बेच दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जहाँ पे ये 1862 में इनकी डेथ होती है। सो दैट्स अबाउट बहादुर शाह, जिनके टाइम पे सिर्फ आपको याद रखना है 1857 की क्रांति हुई थी एंड फिर इन्हें रंगून बेच दिया गया। एंड जो लीगल टर्म्स में मुगल एम्परर एंड होता है वो कब हुआ था? मुगल एम्परर का एंड दैट वाज ऑन 1st of November
1 नवंबर 1858 में विद द डिक्लेरेशन बाय क्वीन विक्टोरिया। सो ये हमने देखे एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड इंटरनल चैलेंजेस टू द मुगल एम्परर, जिनकी वजह से कमजोर पड़ा था मुगल एम्पायर इन इंडिया। नाउ लेट्स सी व्हाट वर द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अभी हमने देखे चैलेंजेस क्या थे मुगल एम्पायर के सामने, अब हम देखेंगे कि कॉजेस क्या थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो जो कॉजेस थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसको हिस्टोरियंस दो एस्पेक्ट में क्लासिफाई करते या देखते हैं। एक है मुगल सेंट्रिक और द एम्पायर रिलेटेड और मुगल सेंट्रिक, and the other view is region specific और region related। so basically इसमें क्या है कि एम्पायर रिलेटेड मतलब क्या कि जो इनर इंस्टेबिलिटी या फिर इनर इनकॉम्पिटेंट रूलर्स जो थे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो प्रॉब्लम्स थे उनके, वही रीज़न थे जिनकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। एंड जो रीजन्स रिलेटेड है उनके हिसाब से जो इंस्टेबिलिटी एंड जो टर्मोइल था एंड जो स्मॉल रूलर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर्म करने की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो थी दैट लेड टू द मुगल एम्पायर डिक्लाइन। सो दिस आर द टू एस्पेक्ट्स, बट एक्चुअली जो है ये दोनों ही रीजंस थे जिनकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था। अब जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन, हम कहते हैं कि औरंगज़ेब के टाइम से जो है वो बिगिनिंग हो चुका था, एंड 1707 में जब डेथ होती है तो तब जो जैसे मराठास हो गए, सिख्स हो गए या फिर राजपूत्स हो गए, वो उनके मुगल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल तो कर रहे थे, बट इतना भी उनमें पावर नहीं था कि वो मुगल एम्पायर को ओवरथ्रो कर सके। उनको सिर्फ इतना था कि वो खुद का जो है वो इंडिपेंडेंस गेन कर सके एंड उसे रख सके अपने जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स थे वहाँ पर। बट बिकॉज जो रूलर्स थे औरंगज़ेब के बाद वो इनकॉम्पिटेंट थे, देवर इनकेपेबल, एंड इन इनकॉम्पिटेंट रूलर्स ने जो है वो मुगल एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस था, जो टूटने का प्रोसेस था, जो पतन होने का प्रोसेस था, उसको और फास्ट ही किया था। सो लेट्स सी कि कॉजेज जो है, मेजर फैक्टर्स अगर हम देखें तो वो कौन से हैं फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो मेजर फैक्टर्स क्या है, इसमें आप देख सकते हो, वन इज शिफ्टिंग ऑफ एलिगेंस ऑफ जमींदार्स। रीजन वन, ओके, ये अभी हम इन डिटेल देखेंगे। रीजन टू क्या था, जागीरदारी क्राइसिस। रीजन थ्री अगर हम देखें तो राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। एंड लास्टली इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। सो ये फोर मेजर फैक्टर्स है जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो अब हम देखते हैं इन डिटेल शिफ्टिंग ऑफ द एलिजेंस ऑफ जमींदार्स। अब जमींदार्स कौन होते थे? जमींदार्स वो होते थे जो ऑन करते थे लैंड को हेरिडेटरी बेसिस पे, एंड इन दो क्लासेस थी मुगल एम्परर के साथ में जो एंजॉय करती थी पावर, एक थी जमींदार्स की, एक थी नोबल क्लास। तो ज़मींदार्स जो होते थे उनकी खुद की ज़मीन होती थी, एंड वो ज़मीन जो है वो हेरिडेटरी बेसिस पे अपने ही परिवार में ट्रांसफ़र होती रहती थी, एंड ऑल्सो उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। तो ज़मींदार्स जो थे वो क्या थे, पीसेंट्स और जो मुगल्स है उनके बीच में एक कड़ी थी। अब ज़मींदार्स को जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस क्यों मिली हुई थी? ज़मींदार्स कौन है आपने समझ लिया, वो नाम में ही पता चलता है, मतलब जिनकी
जमीन होती थी वो होते थे जमींदार। अब हम देख लेते हैं कि जमींदार को जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस क्यों थी। फर्स्ट रीजन इज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब पीसेंट्स जो है वो कोई सेंट्रल से तो आके उनसे जो है वो कलेक्शन नहीं होता था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जमींदार से करते थे। एंड सेकेंड थिंग इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसके लिए जो है वो क्या करते थे, सोल्जर्स भी रखते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन्स इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती थी मुगल एम्पायर में। अब क्या हुआ कि जमींदार जैसे जैसे वीक रूलर्स आते गए तो ये क्या करते थे, जो रीजनल एस्पिरेशंस थे या फिर जो भी रीजनल लॉयल्टीज थी उनको एनकरेज करते थे। तो दे एनकरेज द रीजनल लॉयल्टीज। सो जब रीजनल लॉयल्टीज को वो एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका क्या पॉइंट था कि जब भी वीकनेस होती थी उनको पता होता था कि मुगल एम्पायर अभी वीक है, कोई कॉम्पिटेंट रूलर नहीं है, तो वो हेल्प करते थे नोबल्स या अदर पावरफुल क्लासेस को टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम, टू एस्टेब्लिश देयर ओन स्टेट। सो वो उस चीज़ में जो है वो हेल्प करते थे, मतलब रेस्पेक्टिव या फिर जो भी स्टेट्स होते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनको फॉर्म करने में जमींदार मदद करने लगे। सो अब क्या हो गया था, जमींदार जो है वो मुगल्स इनफैक्ट इनको सप्रेस भी करने की कोशिश की गई थी, बट ऐसा वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए थे। सो दिस इज अबाउट जमींदार। जमींदार कौन होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों थी, तो दो रीज़न की वजह से। एंड फिर इनके पास इतना पावर था तो वो कहीं ना कहीं उसे यूज़ भी करेंगे। सो दे एनकरेज रीजनल लॉयल्टीज़ एंड उसकी वजह से जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिसको फॉर्म करना होता था, चाहे फिर वो नोबल्स या फिर अदर इंडिविजुअल्स जिनके पास पावर था, तो उनकी भी ये हेल्प करते। नेक्स्ट इज जागीरदारी क्राइसिस। अब जो जागीरदारी क्राइसिस, अगर अभी हमने कहा था कि एम्परर के साथ साथ दो क्लासेस थी जो पावर एंजॉय करती थी, वन वॉज जमींदार एंड दूसरा था नोबल क्लास। तो नोबिलिटी में मेनली कौन होते थे, वो होते थे जिनको असाइन की गई थी लार्ज जागीर्स। तो नोबिलिटी में जो है वो कौन कौन होते थे, तो एक तो जिनको असाइन की गई है लार्ज जागीर्स या फिर मनसब्स, या फिर जो है वो सूबेदार थे, कहाँ के, सुबास के, मुगल सुबास के। सो ये जो होते थे नोबिलिटी क्लास में, इनमें मोस्टली कौन होते थे, राजपूत रूलर्स, मनसबदार, सूबेदार्स। अब जो मुगल रूल है उसे कहा जाता है द रूल ऑफ नोबिलिटी, द रूल ऑफ नोबिलिटी। तो ये क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो नोबल्स थे, जो ये क्लास थी जागीरदार, सूबेदार, इन्होंने जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। सो मुगल एम्पायर को जो है वो कहा जाता है द रूल ऑफ नोबिलिटी या मुगल रूल को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है ना, अकबर ने ये सिस्टम जो है ये प्रोवाइड किया था एज ए वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे जागीर से फिर ऊपर जो है वो एक एम्परर है, देन जागीर्स है, एंड वो सारे जो है एक साथ काम करें। बट वो वैसे हो नहीं पाया बिकॉज आगे जो रूलर्स थे वो इनकेपेबल थे जो सेंटर पे थे। सो क्या होता है कि देयर वाज डिविसिवनेस, ये नहीं हो पाता है। एंड देयर वाज डिविसिवनेस, वो किस बेसिस पे, तो रिलीजन के बेसिस पे, या फिर जो है वो होमलैंड एंड ट्राइब्स। एंड इसकी वजह से क्या होता था कि डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म हो जाते थे खुद के। एंड इन ग्रुप्स के क्या होता था, ग्रुप्स के अंदर रहती थी म्यूचुअल राइवलरी, एक दूसरे से दुश्मनी, जेलसी एंड पावर ऑफ एंड कॉन्टेस्ट फॉर पावर। एंड इसकी वजह से ना सिर्फ एम्परर की प्रेस्टीज कम होती थी, बट दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। So this is about जागीरदारी crisis. Next is rise of regional aspirations. So औरंगजेब के टाइम पे जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पावरफुल ग्रुप्स जैसे कि जाट्स, सिख्स एंड मराठास जो है वो राइज हो चुके थे।
एंड दे उनको चाहिए थे उनके खुद के किंगडम्स एस्टेब्लिश करे एंड डिफाई कर रहे थे कहीं ना कहीं जो मुगल एम्परर की जो अथॉरिटी थी वो डिफाई कर रहे थे, उसको वो नहीं मानना चाहते थे। तो वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बट आगे का जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उनका कोर्स जो है वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जो कंटिन्यू स्ट्रगल था इन ग्रुप्स का, उसकी वजह से क्या होता है कि मुगल एम्पायर जो है वो स्ट्रगल, इनके कंटिन्यू स्ट्रगल की वजह से मुगल जो है वो वीक पड़ जाता है। एंड औरंगजेब और बहादुर शाह जो है उन्होंने क्या किया था, औरंगजेब एंड बहादुर शाह वन जो थे, राजपूत्स को जो है वो सप्रेस करने की कोशिश की थी। एंड आपको पता है जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो ऊपर होती है, तो वैसे ही सेम यहाँ हुआ, इन्होंने उनको सप्रेस करने की कोशिश की राजपूत रूलर्स को, तो वो इनके अगेंस्ट जो है वो स्पर्ड हो गए एंड उन्होंने जो है वो क्या क्या बैटल स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट मुगल्स। लेटर ऑन जो है वो पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन दूसरे एम्परर्स ने अपनाई, बट देन इट वॉज टू लेट एंड राजपूत जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे मुगल्स पे कि उनके साथ मिलकर जो है वो एक एम्पायर बनाए। नेक्स्ट अगर हम मराठास की बात करें तो मराठास जो है पहले उनका सिर्फ यही था कि उनको महाराष्ट्र में जो है वो खुद का इन्फ्लुएंस करना था, सो उन्होंने किया भी, वो एस्टेब्लिश उनके टेरिटरीज थे। फिर क्या होता है कि महाराष्ट्र वॉज अंडर देम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या करते हैं, उनको लीगल सैंक्शंस मिल जाते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ सरदेशमुखी एंड चोथ, जो ऑल ओवर इंडिया ये कलेक्ट करते थे एंड इसके लिए इनको परमिशन मिल चुकी थी मुगल एम्परर से। एंड ऑल्सो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो नॉर्थवर्ड में बढ़ चुका था टुवर्ड्स गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा। सो राजपूत्स का स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल्स एंड मराठास के एम्बिशंस एंड पावर्स जो है वो मुगल के डिक्लाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ जागीर्स जो है, नंबर ऑफ अमीर्स जो था, मतलब जिनको जागीर देते थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, अमीर्स का नंबर बढ़ चुका था और इनके लिए जो जागीर्स रैंक्स एंड मनसब्स होते थे वो भी काफ़ी इंक्रीज किए गए थे। तो अब क्या हो रहा था, जो जागीर्स थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या देने के लिए एज ए रिवॉर्ड वो कम पड़ रही थी, देयर वो शॉर्ट ऑफ जागीर। तो उसके लिए क्या होता है कि औरंगजेब एक पॉलिसी भी अपनाते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि जागीर्स की इनकम जो है वो ज़्यादा दिखाते हैं ऑन रिकॉर्ड्स, एनहांस्ड कर देते हैं इनकम को। मतलब अब क्या हो गया कि जागीरदार्स पे जो है वो प्रेशर आ जाता है कि उनको ज़्यादा इनकम कलेक्ट करके देनी है मुगल्स को। जब ये प्रेशर में आते हैं जागीरदार तो वो नीचे पीसेंट्री जो फार्मर्स थे उनको भी प्रेशराइज करते हैं। तो बेसिकली इस पॉलिसी से क्या हुआ कि वो दोनों जो है वो एंटागोनाइज हो गए अगेंस्ट द मुगल्स। कौन? जागीरदार्स एंड पीसेंट्स। एंड ऑल्सो जो वॉर्स हो रहे थे, लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी ना सिर्फ एम्परर्स की बट ऑल्सो अमीर्स की, एंड देयर वाज रिडक्शन इन द खलीसा लैंड जो एम्परर का था। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी एम्पायर की वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी। एंड ऑल्सो साथ में कुछ भी जो है वो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कुछ हो नहीं रहे थे कि जिनकी वजह से कुछ स्टेगनेंट इकोनॉमी जो थी वो रिवाइव कर सके, कुछ भी नहीं हो रहे थे। एंड ट्रेड जो थी जिसकी वजह से मुगल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था, मुगल्स के टाइम ट्रेड जो है वो ट्रेड जो है मुगल्स के टाइम पे जो इतना फ्लरिश कर रही थी वो अब कंप्लीट कंट्रोल में ही नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या फिर अदर यूरोपियंस जो है उनका कंट्रोल ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, सो मुगल्स का इसमें भी शेयर कम हो गया। एंड ऑल्सो एम्पायर वॉज टू वास्ट। अब उनकी टेरिटरीज जो थी वो तो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, बट ये जो है अगर यहाँ पर सेंटर में कोई कॉम्पिटेंट लीडर ना हो तो फिर इसे संभालना जो है वो इम्पॉसिबल हो चुका था। एंड ऑल दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। एंड जो मेजर फैक्टर्स है जिसमें हमने देखा शिफ्टिंग ऑफ एलिगेंस ऑफ द जमींदार्स, फिर जागीरदारी क्राइसिस, देन राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, एंड देन इकोनॉमिक एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. सो दिस आर द मेजर फैक्टर्स जिनकी वजह से देयर वाज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. अगर मैं इन नटशेल जो है वो कॉजेज देखूँ फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, तो उसमें है कि जैसे जो गवर्नमेंट थी वो बेस्ड थी रूलर पे, ना कि पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस. तो अगर रूलर अच्छा है तो अच्छा करेगा एम्पायर, अगर रूलर बुरा है तो नहीं करेगा. जैसे हमने अकबर या इनकॉम्पिटेंट रूलर्स की लिस्ट हमने देखी. एंड यहाँ पे अगर अकबर जब थे तो रूल अच्छा हुआ था बिकॉज ही वॉज ए कॉम्पिटेंट रूल. सो रूलर पे डिपेंड हो रहा था कि कैसा जो है वो एम्पायर होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं थे कि जो सक्सेशन के थे, जैसे हिंदूज में होता है कि जो बड़ा बेटा होगा वो, अगर पिताजी के बाद जो है वो बड़ा बेटा गद्दी पे बैठता है, बट ये इनमें नहीं था. तो उसकी वजह से हमेशा वॉर ऑफ सक्सेशन होते थे एंड दैट लेड टू द इंस्टेबिलिटी इन द एम्पायर. एंड ऑल्सो क्या होता था कि इसमें जो है डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म हो जाते थे, राइवलरीज होती थी. एंड जब डिजनरेशन ऑफ रूलर ऑल्सो लेड टू द डिजनरेशन ऑफ द नॉबिलिटी. अभी हमने देखा जैसे जागीरदारी क्राइसिस होते थे. सो ऑल दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स. एंड ऑल्सो जो औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी दैट वाज लार्जली रेस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से जो रिवॉल्ट हुए थे, या फिर हमने कहा जाट, सिख्स, मराठास, राजपूत जो है वो क्यों उस टाइम पे औरंगज़ेब के टाइम पे रिवॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो रिलीजियस पॉलिसी की वजह से. ऑल्सो औरंगज़ेब का जो डेक्कन पॉलिसी था वो भी कंप्लीट फेलियर था. एंड लास्टली मैं कहूँ अगर जो अटैक्स हुए थे ईरानीज़ एंड दुरानीज़ के, तो वो फाइनल ब्लो था टू द मुगल एम्पायर इन इंडिया. सो ये हमने देखे रीजंस एंड चैलेंजेस. अब हम देखेंगे कि जो रीजनल स्टेट्स है वो कौन से राइज हुआ था रीजनल स्टेट्स का, एंड ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी उस टाइम पे इंडिया की जब ब्रिटिश ने कॉन्कर किया. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.